Hello students, myself Indrajit Kaur Bamra, and I hope you all are home safe and taking care of yourself and your family. So today I'm here to discuss with you accounting for partnership firms. So today we are going to revise the whole chapter in this video. So let's start our discussion. So good afternoon to everyone, and myself Indrajit Kaur Bamra, and today we are going to revise fundamentals of partnership, accounting for fundamentals of partnership. So firstly, I'm going to tell you what is partnership. Partnership हमने डिस्कस किया था प्रोप्राइटरशिप के बारे में. सबसे पहले बिजनेस जो एक पर्सन से स्टार्ट हुआ था, जो एक सिंगल पर्सन बिजनेस करता है, चाहे वो ट्रेडिंग करे, मैन्युफैक्चरिंग करे, उसको बोलते हैं प्रोप्राइटर, और इस फॉर्म को बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप. उसी तरीके से जब 1, 2 और 3 दो से ज्यादा पर्सन जब मिलकर बिजनेस करने के लिए प्लानिंग करते हैं या अग्रीमेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप. तो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे होती है, क्या रूल्स होते हैं, क्या कंडीशंस होते हैं, उसको हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. ठीक है, मैंने अपने एग्जांपल में लिया था कि वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही होगी और ये तभी वो सेल कर पाएगा. ठीक है, वो मार्केटिंग करेगा तभी उसकी सेल इंक्रीज होगी. तो ये एक दूसरे के लिए एक्ट कर रहे हैं, सभी भी कर सकते हैं, और इनमें से जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स बिजनेस में पार्टिसिपेट करें. सिर्फ वो कैपिटल कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और सिर्फ प्रॉफिट्स को एंजॉय भी कर सकते हैं. सो पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशनशिप है बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स जिन्होंने क्या एग्रीमेंट किया है कि वो प्रॉफिट्स शेयर करेंगे, चाहे वो एक पर्सन कैरी करे उस पार्टनरशिप को, बिजनेस को, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है. ठीक है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का क्या है? एजेंट है. प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, क्योंकि हर पार्टनर दूसरे के बिहाफ में एक्ट कर रहा है. पार्टनरशिप तभी बन सकती है अगर जो पर्सन पार्टनरशिप स्टार्ट किया है उनका क्या इंटेंशन है? टू शेयर द प्रॉफिट्स. फॉर एग्जाम्पल, जो एनजीओज होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इनका एम क्या होता है? सोसाइटी को सर्व करना. तो उस केस में वो प्रॉफिट्स कमाने के लिए बिजनेस को या वो एनजीओ को स्टार्ट नहीं करते. तो वो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म में क्रिएट नहीं हो सकती. ठीक है, एनपीओस कांट बी इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि उनका इंटेंशन ही नहीं होता प्रॉफिट्स को शेयर करने का, प्रॉफिट अर्न करने का. वो सोसाइटी को सर्व करने के लिए या सोशल वेलफेयर के लिए क्रिएट किया जाता है. अब जैसे एक इंडिविजुअल पर्सन था, जैसे मैं अकेले बिजनेस कर रही थी, तो सारी रिस्क रिवॉर्ड सब मेरा था, जितना प्रॉफिट अर्न हो रहा था वो सब मेरे पास आ रहा था. यहाँ पर बट 4 लोग हैं. तो जब भी हम पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनर्स मिलके डिसाइड करते हैं. सबसे पहला मेन चीज क्या होता है कि प्रॉफिट किस रेशो में शेयर होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. और सेकंड, कौन कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा. तो पार्टनर्स डिसाइड करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन. और इस पर्पस के लिए जो भी ये डिसीजन लेते हैं, ये ऑरली भी डिसाइड कर सकते हैं बैठ के कि आप इतना कैपिटल कंट्रीब्यूट करो, आप इतना कैपिटल कंट्रीब्यूट करो, और उसके बेसिस पे वो प्रॉफिट शेयरिंग भी डिसाइड कर सकते हैं कि ठीक है हम इतना प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे. तो ये ऑरली भी हो सकता है और रिटन में भी हो सकता है. जब हम इन सारी डिस्कशंस को कि पार्टनरशिप फर्म में कैसे प्रॉफिट शेयर होंगे, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट होगा, कितना उस कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, कितना लोन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये सारी डिस्कशन को जब रिटन फॉर्म में कर लेते हैं तो उस रिटन फॉर्म को, उस रिटन एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड. ठीक है, अब ये बताइए, अगर हमने पार्टनरशिप डीड बनवाया नहीं, ऑरली डिस्कस कर लिया, तब जब अकाउंटिंग करते टाइम पे अगर हम टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइडेड नहीं है रिटन फॉर्म में, तो पार्टनरशिप फर्म को अकाउंटिंग करते हुए क्या फॉलो करना पड़ेगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932. उसमें जो भी प्रोविजन दे रखे हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा. प्रॉफिट शेयरिंग के लिए बताया गया है कि अगर आपकी पार्टनरशिप डीड है, आपने अग्रीमेंट रिटन में कर रखा है, तो प्रॉफिट उसी रेशो में शेयर्ड होंगे
प्रॉफिट्स उसी रेशो में शेयर्ड होंगे जो पार्टनर्स के बीच में डिसाइड हुआ है। बट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप प्रॉफिट्स कैसे शेयर करेंगे? इक्वली। 1 2 3 4 इन तीनों ने कितना कितना भी कैपिटल लगाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अग्रीमेंट नहीं है, तो आप प्रॉफिट्स इक्वली सभी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर सेक्शन 13 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके सामने, आप आंसर करना। ए, बी और सी ये पार्टनर्स है, उनके पास एक ही कैपिटल, ए ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है? 1 लाख। बी ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? 3 लाख एंड सी ने 5 लाख। और ऑल द पार्टनर्स सबने क्या डिसाइड किया है? दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो। सारे पार्टनर से मिलकर डिसाइड किया कि हम जितना जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। हाउएवर देयर इज नो पार्टनरशिप डीड अमंग पार्टनर्स। तो आप लोग बताइए कि किस रेशियो में वो प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे? मैं 1:3:5। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने, एक ने 1 लाख इन्वेस्ट किया था, एक ने 3 लाख और एक ने 5 लाख। बट आई हैव डिस्कस, हाँ जी हाँ जी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिकॉज यहाँ पर लिखा है हाउएवर देयर इज नो पार्टनरशिप डीड अमंग पार्टनर्स। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा ये सब लैंग्वेज देकर कि उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट आपको ये देखना होगा पार्टनरशिप डीड है ये नहीं है, उन्होंने रिटर्न में एग्रीमेंट किया है नहीं किया। अगर रिटर्न में एग्रीमेंट किया होता तो वो इसी रेशियो में 1:3:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। बट यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि कोई पार्टनरशिप डीड थी नहीं उनके बीच में, तो यहाँ पर क्या होगा? इक्वली अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, ओके। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है XYZ पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:3:2 में एज पर पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पर क्लियर है कि यहाँ पर इन लोगों के बीच में पार्टनरशिप डीड है। 2016-17 में जो प्रॉफिट्स थे वो 1 लाख थे। अब मुझे कैलकुलेट करके बताइए ए का कितना शेयर आएगा, बी का कितना शेयर आएगा और सी का कितना आएगा? मैम 50,000, 30,000, 20,000। 20,000। बिल्कुल ठीक, सिंपल था ये, हमने इसको रेशियोज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पार्टनरशिप डीड है, जो रेशियो दे रखी है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद आता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या लग जाएगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस। अलग अलग मैटर्स पे हमें डिस्क्लोज कर रखा है कि आप कैसे कैसे लोगे। ठीक है, फर्स्ट अगर आपको प्रॉफिट शेयर्स लॉस, प्रॉफिट और लॉसेस का शेयर देखना है कि अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉसेस को कैसे शेयर करेंगे? तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इक्वली बिटवीन पार्टनर्स। ये ओके। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स तो उनको इंटरेस्ट मिलता है, तो यहाँ पर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर नेक्स्ट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब भी पार्टनर्स अपना फंड्स इन्वेस्ट करते हैं पार्टनरशिप फर्म में, कैपिटल लेके आते हैं पार्टनरशिप फर्म, वो बिजनेस उनको इंटरेस्ट देता है। ठीक है, तो अगर हमारे कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो अकाउंटिंग करते हुए हम कोई भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं दिखाएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, उन्होंने प्रॉफिट अपने कैपिटल में से कुछ ड्रॉइंग्स कर लिया, कुछ पैसे निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए, तो वो भी हम चार्ज नहीं करेंगे पार्टनर्स से अगर हमारा पार्टनरशिप डीड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर ने फर्म को कोई इंटरेस्ट दिया है तो कितना पे करेंगे? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% पर annum। ठीक है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है कि आपके पास प्रॉफिट है नहीं है, आपको ये एक्सपेंस चार्ज अपना पीएनएल में डेबिट करना ही होगा। रेन्यूमरेशन टू पार्टनर्स, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स को पे नहीं किया जाएगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर को एडमिट करना है, तब तक नहीं एडमिट कर सकते जब तक सारे ऑल पार्टनर्स अग्रीड।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट शेयर लॉस करना इक्वली कीजिए, पार्टनरशिप डीड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट पेड टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये याद रखना 6% से ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। और रेन्यूमरेशन टू पार्टनर्स नॉट पेड टू पार्टनर्स, एडमिशन कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल पार्टनर्स एग्री। सो आपके सामने एक एग्जांपल है, 3 पार्टनर्स है ए बी सी, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। सो फर्स्ट आप मुझे बताइए, ए डिवोट मोर टाइम देन लाल इन द बिजनेस एंड डिमांड्स अ सैलरी ऑफ 6,000 पर मंथ फॉर इट। सो आप बताइए कि इस केस में, जब सैलरी के केस में क्या होगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है? रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा पार्टनर्स को। हाँ, वेरी गुड, रेन्यूमरेशन नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड। सेकंड है, सी हैज इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ 50,000 whereas A has invested 5,000 as capital. However, A has advanced 10,000 as loan to the firm. ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, जो मिस्टर सी है उन्होंने कैपिटल दिया है 50,000 का, ए ने इन्वेस्ट किया 5,000 एज कैपिटल एंड हाउएवर ए हैज एडवांस्ड, मतलब ए ने लोन दिया फर्म को, बी और सी ने तो कैपिटल की फॉर्म में दिया है, ए ने लोन दिया है। तो यहाँ पर बताइए इनको जब इंटरेस्ट दिया जाएगा, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो सी और ए को इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे कि नहीं मिलेगा? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, ओके। और इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा तो कितना मिलेगा? 6% पर एनम। ओके, 6% पर एनम, वेरी गुड। अब सी में आता है, ए वांट टू इंट्रोड्यूस आई एज अ पार्टनर, एल ऑब्जेक्ट्स टू प्रपोजल, सॉरी सी ऑब्जेक्ट टू प्रपोजल। सो क्या ए को आई को एडमिट कर सकते हैं एज अ पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड? नहीं। Okay, because they cannot admit it unless all the partners agreed. So यहाँ पर C ने object कर दिया है तो A और B को वो I को admit नहीं कर सकते unless all partners agreed. Okay. Second, next topic है partnership deed. पार्टनरशिप कब एग्जिस्टेंस में आती है? या तो हम ओरली डिस्कस करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं, या हम रिटन फॉर्म में एग्रीमेंट करते हैं। रिटन फॉर्म का जो एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एक अग्रीमेंट होता है सारे पार्टनर्स के बीच में और वहां पर इंफॉर्मेशन दी होती है, जैसे कंपनीज में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, ऐसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड होती है। उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है? पार्टनर्स की इंफॉर्मेशन होती है, नेम, उनका एड्रेस, उनकी डेजिग्नेशन, फर्म का नेम एड्रेस होता है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जहां से सारा बिजनेस हो रहा है, नेचर ऑफ बिजनेस, किस नेचर का बिजनेस कर रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, डेट ऑफ कमेंसमेंट, किस डेट पे इन्होंने बिजनेस कमेंस किया है, कितना कितना कैपिटल कितने कंट्रीब्यूट किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे उनको कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, अगर वो अपने कैपिटल में से पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉ कर लेते हैं तो उनको कितना इंटरेस्ट उनसे चार्ज करेंगे, लोन पे कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे उनको, गुडविल की वैल्यूएशन किस बेसिस पे करेंगे, पार्टनर्स की राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, और डेथ के अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है उस पे क्या प्रोविजंस लगेंगे। हेलो, am I audible? Hello, am I audible to all? Yes, ma'am. तो पार्टनरशिप डीड में हमने क्या डिस्कस किया था कि पूरा पार्टनर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगा, पार्टनरशिप फर्म के बारे में इंफॉर्मेशन होगा कि पार्टनर्स कौन है, उनका नेम एड्रेस, फर्म का नेम एड्रेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस,
उनका बिजनेस का नेचर क्या है, किस डेट पे कमेंस किया है, कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, कितना इंटरेस्ट उनको कैपिटल पे मिलेगा, कितना इंटरेस्ट उनसे ड्राइंग्स पे लेंगे, कितना इंटरेस्ट ऑन लोन उनको प्रोवाइड किया जाएगा, और वैल्यूएशन गुडविल का किस बेसिस पे करेंगे, पार्टनर्स की क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है उस केस में उसको क्या बेनिफिट्स या क्या प्रोविजंस लगेंगे, और कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में तो उसको कैसे सेटल करेंगे। अब ये पार्टनरशिप डीड का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन नहीं है जो इस बिजनेस को कर रहा है, देयर आर सो मेनी पीपल्स, सो उनके बीच में किसी भी बात को लेकर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है कि मुझे कैपिटल इंटरेस्ट कम मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है, या ड्राइंग्स पे मेरे से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, मुझे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा लोन पे, किसी भी बात पर उनके बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसको अवॉइड करने के लिए और सेटल करने के लिए उनके पास बीच में ऑलरेडी एक अग्रीमेंट होगा, और जैसे कोर्ट होता है वो डॉक्यूमेंट्स और जो एविडेंसेस होते हैं उन पे बिलीव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन देते हैं। तो पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना, ये एग्रीमेंट बनाना पार्टनर्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया टू अवॉइड एंड सेटल पॉसिबल डिस्प्यूट्स। सो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, कुछ तो दिया ही नहीं सर, HNG और orally agreed, यहाँ पर क्या लिखा है orally agreed into following matters and form partnership। क्या क्या अग्रीमेंट किया इन दोनों H और G ने, salary will be paid to H at the rate 10,000 per month, G will get commission at the rate 10% of net profit, interest on capital and drawings at the rate 10% per annum, partners cannot be admitted without consent of both the partners। ओके ये इन H और G ने पार्टनरशिप फॉर्म बनाया है और इन्होंने ऑरली एग्रीड किया है ये सब बात, ठीक है। इस बेसिस पे आपको कुछ डिस्प्यूट दे रखे हैं वो सॉल्व करना है। G demands to be paid salary as H paid because commission is lower। G को कमीशन मिल रहा है, H को सैलरी मिल रहा है, तो G कह रहे हैं कि मुझे भी सैलरी दो बिकॉज कमीशन, मतलब G को मेरी जो कमीशन है वो लोअर है। तो आप बताइए कि वो उसको मिल जाएगा, वैलिड होगा देना उसको सैलरी की नहीं? Is it valid to give G salary according to the agreement, oral agreement between both? No. Yes. Not valid in terms of agreement because जब पार्टनरशिप फॉर्म हुआ था उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसी के बेसिस पे आगे पार्टनरशिप चलेगा। नेक्स्ट है H demands his son S admitted as partners for 25% share to which G disagree। यहाँ पर हमें क्या बताया था, अग्रीमेंट में क्या हुआ था, पार्टनर्स कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टनर्स। सो H क्या कह रहा है कि मेरे सन को एडमिट कर लिया एज पार्टनर फॉर 25% शेयर, और G डिसएग्री कर रहा है, तो क्या वो एडमिट कर सकते हैं पार्टनर को? नहीं, बिकॉज कंसेंट ऑफ बोथ पार्टनर्स रिक्वायर्ड एज पर एग्रीमेंट। तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद मैंने आपको एक टर्म बोला था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, हम पार्टनरशिप या किसी भी प्रोप्राइटर की कंपनी किसी की भी अकाउंटिंग करते हैं तो नॉर्मल सब कुछ सेम होता है। वो अपना ट्रेडिंग P&L बनाते हैं, P&L में क्या करते हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड खर्चे हैं, ऑपरेटिंग खर्चे हैं, जो इनडायरेक्ट खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल्स, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उनको डेबिट करेंगे, लॉसेस को डेबिट करेंगे, इनकम्स ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया इनका बिजनेस से रिलेटेड, ये सारा हो गया जिस चीज का वो बिजनेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो उनका ग्रॉस नेट प्रॉफिट आए। फर्दर क्या करते हैं, अब वो पार्टनरशिप से रिलेटेड खर्चों को डेबिट करना और इनकम्स को क्रेडिट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर किसी पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी उनको बिजनेस करने के लिए सिर्फ रेंट पे दे रखा है, अगर कोई रेंट पे किया जा रहा है पार्टनर को, हम क्या कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे। कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जा रहा है, 6% इंटरेस्ट उनको लोन देंगे, उसको भी डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
अगर कैपिटल प्रॉफिट्स में अगर वो चार्ज है, क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि इट इज अ चार्ज, सो उसको हम पीएनएल से डेबिट करेंगे, नहीं तो हम उसको कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर, कैपिटल अकाउंट के अंदर उसको ट्रीट करेंगे। फिर उसके बाद अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, उससे उसको इंटरेस्ट का इनकम हो रहा है, उसको भी क्या कर देंगे, उसको हम ऐड कर देंगे, एज अ इनकम क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट लॉस आ रहा होगा, सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन में क्या प्रोवाइड होता है, पीएनएल प्रोवाइड होता है, जो बिजनेस से रिलेटेड ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को डेबिट और इनकम्स को क्रेडिट करके, उसके बाद हमें पार्टनरशिप से रिलेटेड जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो एक्सपेंसेस को डेबिट करना होता है और इनकम्स को क्रेडिट करना होता है। हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट एंड लॉस। अब नेट प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस आता है उसको हम एक अकाउंट में डालते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ये जो प्रॉफिट आता है हम इसको क्या करते हैं, कुछ तो अपना रिजर्व में फ्यूचर के लिए रख लेते हैं, कुछ बाकी जो होता है जो पार्टनर्स वर्क कर रहे हैं, जो पार्टनर्स है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अलग अलग एप्रोप्रिएशन से उनको कैपिटल दिया जाता है अगर वो चार्ज नहीं है, सैलरी दी जाती है, कमीशन दिया जाता है कुछ पार्टनर्स को, और उनका जो प्रॉफिट में शेयर होता है वो होती है एप्रोप्रिएशन बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है, और कुछ हम ट्रांसफर कर देते हैं टू रिजर्व। सबसे पहले क्या किया, जो नेट प्रॉफिट पीएनएल स्टेटमेंट से जो भी नेट प्रॉफिट आया उसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और इस अमाउंट जो अमाउंट आया उसमें से कुछ हम रिजर्व में डाल देंगे, जनरल रिजर्व में, और बाकी जो है उसमें से एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, इन नेचर ऑफ मेनी expenses like interest on capital, salary to partners, commission to partners, share in profit, और उनको interest on drawings मिलता है जो उनकी पार्टनरशिप फर्म की क्या होती है, इनकम होती है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। हमने डिस्कस किया था अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करती है तो जो पार्टनरशिप डीड में रेट दे रखा है उसी रेट पे हम इंटरेस्ट देंगे, पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट देगी अपने पार्टनर्स को। पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती तो अप टू मैक्सिमम कितना है, 6% पर एनम। ठीक है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस हो रहा हो, आपको ये एक्सपेंस, आपको इस एक्सपेंस को डेबिट करना ही होगा। ठीक है, ये एक तरीके का खर्चा, जैसे अगर पार्टनर से लोन नहीं लेते तो किसी बैंक से लेते, तो आप प्रॉफिट में जा रहे हो, लॉस में जा रहे हो, उस बैंक को कुछ लेना देना नहीं, आपके लिए वो एक्सपेंस है तो आपको उसको पे करना ही पड़ेगा। इसी तरीके से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है। ठीक है, और ये जो भी लोन होता है ये डिसोल्यूशन से पहले रिपेबल हो जाना चाहिए। ठीक है, लोन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों डिफरेंट है। ठीक है, कैपिटल और लोन क्या है, दोनों डिफरेंट चीजें। जनरल एंट्रीज क्या होती है, सबसे पहले तो उनको लोन दिया जाएगा, तो पार्टनरशिप फर्म के पास पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, उनकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, उनको पैसा दिया गया तो वो लाइबिलिटीज टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स लोन होता है तो इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को हम डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट को। और लास्ट एट द एंड ऑफ ईयर जब हम पीएनएल प्रिपेयर करते हैं तो हम सारे खर्चों को क्या कर देते हैं, पीएनएल में डेबिट कर देते हैं। तो चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, पीएनएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, आपके सामने एग्जांपल है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वली, ए एंड सी गिवन लोन टू फर्म ऑन 1 अक्टूबर। आपको यहाँ पर डेट ध्यान रखना है, कौन से अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2019 में ए और सी ने उनको लोन दिया है। ए ने कितना दिया है, 1 लाख, और बी ने कितना दिया है, 1.5, मतलब 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। It is agreed that interest at the rate 9% per annum will be paid on loan। यहाँ पर हमें दे रखा है इंटरेस्ट रेट 9% दे रखा है। बुक्स कब क्लोज हो रही है, 31 मार्च 2020। तो यहाँ पर इंटरेस्ट निकाल के बताइए मुझे, ए को कितना मिलेगा, ये जितना टाइम बेस्ड होता है, जब जितना उन्होंने आपका पैसा इस्तेमाल किया जितने टाइम पीरियड के लिए, उतने टाइम पीरियड का आपको इंटरेस्ट देंगे। 1 अक्टूबर को आपने लोन दिया था तो अक्टूबर 1 मंथ हो गया, नवंबर
दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 months। ठीक है, तो यहाँ पर 9% इंटू 6/12, और बी को कितना, बी का भी सेम पीरियड है, 1,50,000 इंटू 9% इंटू 6/12, ये इसका इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? सबसे पहले 1 अक्टूबर 2019 को क्या एंट्री पास होगी? कोई बता सकते हैं 1 अक्टूबर 2019 को क्या जनरल एंट्री पास करेगी पार्टनरशिप फर्म? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। बिल्कुल सही। बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट टू बीज लोन अकाउंट। ए ने कितना दिया? 1 लाख। बी सी, ए एंड सी ने कितना दिया? 1,50,000। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा? इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो इंटरेस्ट की क्या एंट्री होगी? हमने डिस्कस किया था अभी। कोई भी ट्राई कर सकता है। इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी हमने डिस्कस किया था इंटरेस्ट क्या है? पार्टनरशिप फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो इसको हम पीएनएल में ही एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट। पहले तो हम प्रोवाइड करेंगे इंटरेस्ट, उसके बाद अपना प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट को एज एक्सपेंस बुक करेंगे। एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? डैश दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं? डेबिट। डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? एक एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पार्ट एज लोन को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और उसके प्रोस्पेक्टिव जो भी पर्सन का लोन है उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट टू सीज लोन अकाउंट। हमने इसी तरीके से कैलकुलेशन किया था, जितना टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप फर्म ने यूज किया, 6 months के लिए यूज किया इस अकाउंटिंग पीरियड तक, उतना उसको इंटरेस्ट दे देंगे। ठीक है, फिर मार्च 31 को फिर से क्या करेंगे? ये सारे जितना भी टोटल इंटरेस्ट है पार्टनर्स लोन पे, उसको हम सारा पीएनएल में चार्ज करते हैं। ठीक है, हाँ, सेकेंड केस डिस्कस करते हैं। सेकेंड केस में एक चीज डिफरेंट है जो हम देखेंगे। सेकेंड केस में इंटरेस्ट इन लोन के साथ साथ आपको ये भी बताना कि कितना प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा या नहीं होगा। लॉस for loss. SNR तुम भी चुम्मा लो। SNR है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनका 2:3। कैपिटल कितना है? 2 लाख। एस का कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 2 लाख एंड आर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 1 लाख। 1 अक्टूबर 2019 को एस और आर दोनों ने, एस ने 4 लाख लोन दिया और आर ने कितना दिया? 2 लाख दिया। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है मतलब हम पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देंगे? 6%। ओके, यहाँ पर आपके सामने 3 केसेस है। आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर चार्जिंग दिस इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखे 25,000। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो प्रॉफिट्स आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आपके पास प्रॉफिट है, आपके पास लॉस है, आपको पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करना पड़ेगा। और एप्रोप्रिएशन में क्या होता है? अगर आपके पास प्रॉफिट्स है तभी आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन आप निकालिए 4 लाख इंटू 6% इंटू 6/12। चालू हुआ तो
2 लाख इंटू 6% इंटू 6/12 6,000। ठीक है, एस का कितना आ रहा है 12,000 और आर का आ रहा है 6,000। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट में से जब हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना बचेगा 7,000। ठीक है, इसमें से हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और मतलब शेयर इन प्रॉफिट दे देंगे। ठीक है, या जो भी एप्रोप्रिएशन है इस प्रॉफिट में से देंगे। अब वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनके पास प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा, तो किस तरीके से करेंगे। सेकंड केस देखिए, इनके पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है 15,000। तो बताइए क्या सारा का सारा इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा टोटल कितना है 18,000, क्या पार्टनरशिप फर्म सारा का सारा इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट करेगी या कुछ मतलब कुछ पार्ट ही करेगी, अप टू 15,000 करेगी। सारा करेंगे। सारा करेंगे बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, एंड थर्ड केस, यहाँ पर हमारे पास पार्टनरशिप फर्म में क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। एंड थर्ड केस हमें दे रखा है इंटरेस्ट, तो सॉरी लॉस दे रखा है, लॉस बिफोर इंटरेस्ट। प्रॉफिट हो लॉस हो, आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन प्रॉफिट में चार्ज करना ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लॉस आ जाएगा 43,000। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देते हैं पार्टनरशिप फर्म, तो उन पार्टनर्स की वो ओनर्स हैं, वो पैसे लगा रहे हैं, उनको प्रॉफिट भी तो मिल रहा है, तो प्रॉफिट भी मिल रहा है और उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रहे हैं। इसको हम समझते हैं इस एग्जांपल से, जैसे जो ओनर होता है, ठीक है, वो अपने बिजनेस में क्या करता है, मनी इन्वेस्ट करता है। ठीक है, बिजनेस में क्या होता है, रिस्क होता है। रिस्क के बदले उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। कोई भी बिजनेस करता है, बिजनेस में रिस्क होता है कि पता नहीं बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, उसकी सेल होगी भी नहीं होगी, उसकी गुड्स की डिमांड होगी भी कि नहीं होगी, तो उस रिस्क के बदले तो उसको क्या मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है। बट जो ये पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये ओनर बिजनेस नहीं करता, तो कहीं ना कहीं अपनी मनी को इन्वेस्ट करता, नहीं भी इन्वेस्ट करता, बैंक में रखता, बैंक में उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता। सो इस कॉन्सेप्ट की वजह से और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से, जिसमें ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं, तो ओनर ने क्या डिमांड किया बिजनेस से कि मुझे इंटरेस्ट दो। ठीक है, तो इस केस में उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। ठीक है, सो प्रॉफिट तो मिलता ही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा याद रखना, ओपनिंग कैपिटल भी देंगे प्लस जितना एडिशनल, जैसे इन द मिड ऑफ द ईयर उन्होंने कुछ और कैपिटल ले आए, कुछ और कंट्रीब्यूट कर दिया, तो जितना जब जैसे 1 अप्रैल से आपका ईयर स्टार्ट होता है और ये 1 जून से लेके आए, तो 1 जून से लेकर 31 मार्च तक ये पीरियड जो है, इसके बीच में आप इतना ही इंटरेस्ट एडिशनल कैपिटल के लिए देंगे। ओपनिंग के लिए पूरा का पूरा देंगे और बाकी जो एडिशनल कैपिटल है वो प्रोपोर्शनली देंगे जितना बिजनेस ने उस पीरियड में उस कैपिटल को यूटिलाइज किया अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है, मिस्टर ए है जिनका कैपिटल है 3 लाख का 1 अप्रैल 2016, और ड्यूरिंग द ईयर 16-17 ही इन्वेस्टेड 2 लाख ऑन 30th सितंबर 16। ठीक है, और यहाँ पर हम देख लेते हैं 30th सितंबर को किया है, तो आप बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा। ओपनिंग पे तो पूरा लग जाएगा। ठीक है, ओपनिंग पे तो पूरा 10% लग जाएगा। जो एडिशनल कैपिटल है, क्या उस पे पूरा ईयर का देंगे हम,
एडिशनल पे पूरा ईयर का देंगे। सही। महेश कुमार सर, आपका माइक अनम्यूट है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, तो हम एडिशनल कैपिटल पे पूरा ईयर का नहीं देंगे, जब जितना फर्म ने यूटिलाइज किया है उतने पीरियड का देंगे। ठीक है, तो 30 सितंबर से 31 मार्च 2017 तक का हम एडिशनल कैपिटल पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो टोटल आ जाएगा 40,000। नेक्स्ट हमें कैपिटल कौन सा दे रखा है? अगर हमें कैपिटल क्लोजिंग क्वेश्चन में अगर हमें कैपिटल प्रोवाइड कर रखा है क्लोजिंग का, ठीक है, और मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लेते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे लेते हैं। तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। आपको और भी इंफॉर्मेशन दे रखे होंगे, आपको रिवर्स कैलकुलेशन करनी होगी। आप नॉर्मली क्या करते होंगे, ओपनिंग कैपिटल मतलब पिछले साल का कैपिटल जो होता है क्लोजिंग का, वो आपका ओपनिंग बन जाता है। उसमें आपने पार्टनर्स ने कुछ और एडिशनल एडिशंस किए होंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होगा, ठीक है, उनको कुछ प्रॉफिट्स भी मिले होंगे, ठीक है, और उन्होंने कुछ ड्राइंग्स भी कर रखी होंगी। तो आपका क्या आ जाता है, क्लोजिंग कैपिटल। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे, रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, तो ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे, प्रॉफिट्स को लेस कर देंगे, एडिशंस को लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, कैपिटल ऑन 31 मार्च 2017, ठीक है, आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है एक्स एंड वाई का 5 लाख और 3 लाख। ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 प्रॉफिट्स कितने थे, 2 लाख। एडिशनल कैपिटल उन्होंने 31 दिसंबर 2016। जब भी डेट्स का क्वेश्चन आए तो आपके कर लो, एक टाइमलाइन बना लीजिए, ठीक है। आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च नेक्स्ट ईयर को फिनिश हो जाता है। तो आपको बैलेंसेस कहाँ के दे रखे हैं, आपको बैलेंसेस दे रखे हैं यहाँ के, ठीक है। एक्स का दे रखा है 5 लाख और वाई का दे रखा है 3 लाख, और उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट्स कितने हैं, 2 लाख। तो वो तो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, अगर यहाँ पर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा। एडिशनल कैपिटल कब कंट्रीब्यूट किया है, 31 दिसंबर 2016, तो 3 मंथ्स इन्होंने यूटिलाइज किया। इसको हम क्या कर देंगे, एड बैक कर लेस कर देंगे क्लोजिंग कैपिटल में से। ड्राइंग्स जो किए इन्होंने, एक्स ने 50,000 किया, वाई ने 40,000 किया, ड्राइंग्स को ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है आपको 10% फॉर द ईयर 2016-17। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंप्यूटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, तो आपको क्लोजिंग दे रखा है, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो सिंपल जो कैलकुलेशन होती है, ओपनिंग प्लस एडिशनल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी है एक्स का, सब दोनों का डिफरेंट निकालेंगे। एक्स की 5 लाख दे रखी है, एडिशनल कैपिटल उसका 2 लाख दे रखा है, ड्राइंग्स 50,000 दे रखी है, प्रॉफिट जो दे रखे हैं वो टोटल प्रॉफिट थे हमारे 2 लाख, और यहाँ पर कोई भी पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में डिस्कशन नहीं, यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किया हुआ, तो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वहां पर 1 लाख आएगा। तो आप इसको अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 2,50,000, और इस ओपनिंग कैपिटल में तो आप पूरा 10% लगा देंगे, बट जो एडिशनल कैपिटल है जो मिड ऑफ द ईयर आपने कंट्रीब्यूट किए, उस पे आपको 3 मंथ्स का, इन्होंने 31 दिसंबर को कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था, तो 3 मंथ्स के लिए इनको एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड होगा। ये 30,000 हो जाएगा आपका इंटरेस्ट कैपिटल। अब मुझे वाई का निकाल के दिखाइए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन वाई।
Interest on capital for Y, partner Y. Can anyone explain me how we can calculate the interest on capital for Y? Any student? X को कोई explain कर सकता है how we calculate the interest on capital for the year 2016-17 for X, partner X. I have already discussed with you all. Any student? Okay. Y के इंटरेस्ट के लिए भी हम सेम कैलकुलेशंस करेंगे. हमें क्लोजिंग प्रोवाइड है, क्लोजिंग 3 लाख, ओपनिंग हमें दे नहीं रखा, हमें एडिशनल कंट्रीब्यूशन है 50,000, प्रॉफिट्स 1 लाख एंड ड्रॉइंग्स 40,000. तो इसको इतना कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा. ओपनिंग कैपिटल कितना आएगा? 90,000. हाउ मच? 1,90,000. करेक्ट, 1,90,000. 1,90,000 पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमें फुल ईयर के लिए मिलेगा या फिर पार्ट ऑफ द ईयर? $1,90,000 पे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल ईयर के लिए मिलेगा, और एडिशनल पे कितना मिलेगा? 3 मंथ के लिए. 3 मंथ्स. बिल्कुल सही. आई होप आपको ये केस समझ आया होगा. केस नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, बैलेंस शीट पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बैलेंस शीट भी आपको दिया होगा और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड होगा. बैलेंस शीट पे आपको प्रोवाइड होगा एक्स और वाई का कितना कैपिटल है, कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, कितनी ड्राइंग्स में कुछ फिगर्स दे रखी होंगी, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी आपको प्रॉफिट दे रखा होगा ड्यूरिंग द ईयर, कितना प्रॉफिट हुआ फर्म को, ड्राइंग्स दे रखी होंगी, कितनी ड्राइंग्स के पार्टनर्स ने, एडिशनल कैपिटल दिया होगा, आपको क्वेश्चन में रेट दे रखा होगा. लेट मी क्लियर यू कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रॉफिट दिया होगा और ये बैलेंस शीट में भी प्रॉफिट दो जगह दे रखा है, तो कौन सा लेंगे हम? आप बताइए कि एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला हम प्रॉफिट लेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल, और वी विल टेक द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ गिवन इन बैलेंस शीट. Adjustment of profit. सॉरी, एडजस्टेड प्रॉफिट. ओके, पहले मैं आपको बताती हूँ जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिया है इसका क्या मतलब है, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रॉफिट दिया है इसका मतलब क्या है. जो हमें बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिया है ना, उसका मतलब है कि इतना जो बैलेंस शीट में बैलेंस दिख रहा है, ये अमाउंट है जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ, और जो प्रॉफिट्स है वो भी बैलेंस शीट में भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए. तो हम अकॉर्डिंगली इनको एडजस्ट करके इनका जो बैलेंस आ रहा होगा वो हम कैलकुलेशन में लेंगे. ठीक है, तो एक्स का देखेंगे, एक्स का कैसे कैलकुलेट होगा. कोई ट्राई करना चाहेगा एक्स का ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा? इनके बस जी आराम से
ओपनिंग कैपिटल कितना लेंगे हम? ओपनिंग कैपिटल हमें निकालना है। क्लोजिंग कैपिटल एक्स का हमारा 3 लाख दे रखा है। हाँ तो देखो सीयू ना, प्लीज अनम्यूट योर देखा है? माइक। क्या फायदा दार्जिलिंग को ओके, यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल कितना लेंगे एक्स का जब हम कैलकुलेशन करेंगे? 3 लाख। 3 लाख, ठीक है। देन ओपनिंग कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर एडिशनल कैपिटल कितना आएगा एक्स का? एक्स ने 20,000, बिल्कुल। प्रॉफिट शेयर कितना आएगा? 1,50,000। 1,50,000। क्यों? आपको मैंने डिस्कस किया था ना कि जो प्रॉफिट दे रखे हैं ये वो है जो अभी तक कैपिटल अकाउंट में नहीं गए, और ये पूरा का पूरा हमने चार्ज कर लिया। तो इनका जो डिफरेंस है उसी को हम कैपिटल अकाउंट में जब ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे उनके डिफरेंस को लेंगे, ना कि 2 लाख या 3 लाख। तो यहाँ पर 1 लाख का हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें PSR नहीं दे रखा। तो 1 लाख डिवाइड बाय 2 दैट इज 50,000। एंड ड्रॉइंग्स कितना लेंगे? एक्स ने ड्रॉइंग्स कितना किया था पूरे साल में? 80,000। कितना हम ले चुके हैं? 50,000 हमने ले लिया है। तो कितना हम इसका इफेक्ट लेंगे? 30,000 का, माइनस 30,000। तो ओपनिंग कैपिटल कितना आएगा? थ्री लाख माइनस 20,000 प्लस 50 माइनस 50,000, 2,60,000। यस 2,60,000। इस पे तो फुल 6% फुल ईयर के लिए लग जाएगा, और हमारी जो एडिशनल कैपिटल है वो एट द ईयर एंड ऑफ द ईयर है, तो कोई भी इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इट्स लाइक 31 मार्च को ही हमने एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था, तो इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, 0/12। y का भी इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट केस है, आपको ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं बैलेंस शीट में। तो सिंपल है, उस केस में आपको ऑलरेडी 3 लाख और 2 लाख दे रखे हैं, आपको सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 3 लाख पे आप पूरा का पूरा कर देंगे। यहाँ पर एक चीज क्वेश्चन में आपको देखने की जरूरत है कि अगर इंटरेस्ट रेट के साथ, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो, अगर वर्ड पर एनम मिस्ड है, पर एनम नहीं दे रखा, तो आप वो टाइम फैक्टर को इग्नोर करोगे। जो हम मंथ वाइज लेते थे ना, 3/12 और 6/12 जितना यूटिलाइज किया है उसको इग्नोर करेंगे, हम पूरा का पूरा उतना परसेंटेज लगा देंगे। ठीक है, देन आपका एक कॉन्सेप्ट आता है फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, फिक्स कैपिटल क्या होता है? फिक्स कैपिटल होता है परमानेंट कैपिटल। पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, पार्टनर्स जो कैपिटल को विड्रॉ नहीं करते उसको बोलते हैं हम फिक्स कैपिटल। ठीक है, यहाँ पर एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और एक बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें जितनी भी कैपिटल की कैपिटल से रिलेटेड एंट्रीज होती है, कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम जब हमने इंट्रोड्यूस किया था, बोलेंगे कितना हम एडिशंस कर रहे हैं बोलेंगे। ठीक है, और बाकी करंट अकाउंट में क्या जाता है, जितनी भी हम उसके अंदर जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितनी एप्रोप्रिएशंस कर रहे हैं वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट कहाँ पर यूज होता है?
जब पार्टनरशिप फर्म को हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, हर ईयर में, मिड ऑफ द ईयर, उनको कुछ मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या ये फिक्स कैपिटल को कंसेप्ट को यूज करते हैं, तो इसको हम परमानेंट कैपिटल भी बोलते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितना भी कैपिटल ला सकते हो, कि कभी भी कितना भी विड्रॉ कर सकते हो। तो वो जो जहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती पार्टनरशिप बिजनेस में कि आप कभी भी कितना भी विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी कितना भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो पार्टनरशिप फर्म अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिंपल पार्टनर्स एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें सारी की सारी एंट्रीज होंगी, कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस, कितना एडिशंस किया, कितना विड्रॉ किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये सारा का सारा एक ही अकाउंट में होगा, पर फिक्स कैपिटल में दो अलग अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं। एक पार्टनर्स कैपिटल जिसमें सिर्फ कैपिटल की इंट्रोडक्शन और कैपिटल के जो भी बैलेंसेस है उसका एंट्रीज होगा, और करंट में बाकी जितना भी उनका एप्रोप्रिएशंस है, प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है, वो सारा करंट अकाउंट में होगा। तो यहाँ पर एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर दो तरीके की ड्राइंग्स हो सकती है, एक ड्राइंग्स जो प्रॉफिट्स में से कर रहे हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, मतलब प्रॉफिट का शेयर हमें लास्ट में मिलता है, तो हम पहले, हमें पैसे की जरूरत थी तो हमने और पहले ही प्रॉफिट में से कुछ विड्रॉ कर लिया। ठीक है, और जो आउट ऑफ कैपिटल होती है वो हमारी परमानेंट कैपिटल को, हम अपनी कैपिटल में से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉइंग्स कर रहे हैं, तो वो हमारी परमानेंट कैपिटल को रिड्यूस करती है। क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड होगा कि आउट ऑफ कैपिटल है, आउट ऑफ प्रॉफिट है। अगर आउट ऑफ प्रॉफिट है उसका कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, आउट ऑफ कैपिटल है तो कैपिटल उससे रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में मेथड बता रखा होगा कि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करे या फिक्स कैपिटल। जहां पर अगर आपको क्वेश्चन में करंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन होगी ना, पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो आप समझ लेना कि फिक्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो कैसे निकलेगा, वो क्लोजिंग इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स एंड शेयर्स एंड प्रॉफिट्स। फिक्स कैपिटल के केस में ओपनिंग कैपिटल निकालना है, बहुत ही सिंपल है, ओपनिंग प्लस एडिशनल कैपिटल। ड्रॉइंग्स तभी माइनस होंगी जब वो आउट ऑफ कैपिटल है, या ऊपर वाले में ड्रॉइंग्स ऑलवेज रिड्यूस करेंगे क्लोजिंग कैपिटल निकालते हुए। ठीक है, फिक्स कैपिटल के केस में सिर्फ वही ड्रॉइंग्स को हम माइनस करेंगे जो आउट ऑफ कैपिटल है, जिससे कैपिटल रिड्यूस हो रहा है। और शेयर इन प्रॉफिट्स, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑल जितने भी एप्रोप्रिएशंस है वो करंट अकाउंट में होता है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं दे रखा, ड्राइंग्स दे रखी है, ये नहीं बता रखा कि ये फिक्स्ड है या ये आउट ऑफ प्रॉफिट है, ये आउट ऑफ कैपिटल है। ठीक है, तो आप अज्यूम करोगे हमेशा कि ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, मतलब अगर हम देखें, इसको इग्नोर करें तो फिक्स कैपिटल अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है तो हम ओपनिंग कैपिटल, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के निकालेंगे, और एडिशनल कैपिटल भी नहीं दे रखा तो ओपनिंग ही हमारा क्लोजिंग के इक्वल होता है। ठीक है, अगर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल नहीं दे रखा, एडिशनल कैपिटल नहीं दे रखा, तो आपका ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, A and B are partners with fixed capital of 3 lakhs and 2 lakhs on 31st March 2018. हमें closing balances दे रखे हैं। During the year, firm earned profits of 1 lakh and A and B withdraw 50,000 each. ठीक है, आपको कितना दे रखा है, प्रॉफिट 1 लाख, और A और B ने 50,000 अपना विड्रॉ किया है। तो अब बताइए इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। यहाँ पर ये देख लेना, ये फिक्स कैपिटल है, यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल कितना होगा, बहुत इजी है, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मैम 30,000। 13,000। 13 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कैसे Yes. कैलकुलेट किया, 3 lakh का 10%। बिल्कुल ठीक।
और ये क्यों किया 3 लाख का? ये आपने ये प्रॉफिट्स और इनकी एडजस्टमेंट क्यों नहीं किया? प्रॉफिट 1 लाख है तो 1 लाख का हाफ करेंगे तो 50,000 आएगा और 50,000 ड्राइंग से, तो नो 3 लाख प्लस। ये फिक्स कैपिटल है, इस वजह से जो अगर आउट ऑफ कैपिटल का ड्राइंग्स नहीं है या प्रॉफिट्स का तो एडजस्टमेंट उसमें करते नहीं है, वहां पर क्लोजिंग ही हमारा क्या बन जाता है, ओपनिंग बन जाता है। ठीक है, तो हमारा उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया था 3 लाख इंटू 10%, ए का हो गया 30,000 और बी का हो जाएगा 20,000। ओके ठीक है, बिकॉज यहाँ पर कुछ भी हमने पढ़ा था कि अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है अबाउट ड्राइंग्स तो हम एज्यूम करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट्स, एंड फिक्स कैपिटल के केस में ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल का एडजस्टमेंट हम लेते हैं। They asked, would your answer be different if drawings are out of capital? अगर drawings out of capital है तब opening capital और interest on capital कितना आएगा? Anyone can tell? आपके सामने मैं फॉर्मूला रख देती हूँ। This one. यहाँ पर आपसे मैंने पूछा है कि अगर I have asked from you if there is drawings which is out of capital, then how much opening capital you will get? Simple. Closing capital is 3 lakh. Closing capital is 3 lakh. And drawing out of capital 50,000, then opening capital will be 3,50,000. And interest on capital is 10%. So 3,50,000 into 10%, that is 35,000. And opening capital in the case of B, 2,50,000 into 10%, 25,000. Before moving forward, I want to share with you all that I have a YouTube channel and I am uploading all the revision videos on it, and you can visit our YouTube channel. I have shared with you all in the chat box, and my Instagram account too. If you have any doubt in relation to any topic, you can message me and I will upload that video in 1 to 2 days. So you can check the links in the chat box.
So we will move further. Next question है, A and B have balance in capital. Fixed capital में कोई किसी को डाउट है? किसी ने आंसर नहीं किया था? Any doubt? मैम जैसे कोई भी नया पार्टनर फर्म को लोन दिया है तो उसका जो इंटरेस्ट रहेगा तो वो पार्टनर्स का करंट या कैपिटल अकाउंट में आएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो वो पीएनएल से एप्रोप्रिएशन से पहले ही वो उसमें डेबिट हो जाएगा। मैंने आपसे डिस्कस किया था ना कि इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। सो एप्रोप्रिएशन में वो प्रॉफिट डालने से पहले, एप्रोप्रिएशन से पहले ही हम पीएनएल में उसको डेबिट कर देते हैं। क्लियर? यस मैम। हाँ, क्वेश्चन में आपको अगर डिस्कस किया जाए कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है तो आप उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेंगे। ओके, नेक्स्ट है ए एंड बी, इनका बैलेंस कैपिटल में दे रखा है 3 लाख एंड 5 लाख on 31st March 2019, that is closing balance. On this day, balance appearing current account of A 10,000 debit and B 20,000 debit. अगर आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है करंट अकाउंट की, मतलब ये हिंट दे रहा है आपको कि ये क्वेश्चन में ये जो पार्टनरशिप फर्म है कौन सा मेथड ऑफ कैपिटल फॉलो करती है, फिक्स मेथड। ठीक है, तो आप फिक्स मेथड में क्या होता है, आपका ओपनिंग क्या बन जाता है, क्लोजिंग क्या बन जाता है। फिक्स मेथड ऑफ कैपिटल में क्या होता है, आपका क्लोजिंग बैलेंस ही ओपनिंग हो जाता है, अगर इरिस्पेक्टिव अगर आपको ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल ना दे रखी हो। ठीक है, करंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन देने का मतलब है यहाँ पर कि ये हिंट दे रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो फिक्स कैपिटल मेथड वाला है। तो यहाँ पर सिंपल आपका क्लोजिंग ही ओपनिंग हो जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, इंटरेस्ट इन कैपिटल कितना आएगा आपका, ए के लिए कितना आएगा 30,000 और बी के लिए 50,000। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हम केसेस देखेंगे। अगर पार्टनरशिप फर्म लॉसेस फेस कर रही है या फिर उसके पास प्रॉफिट्स तो हैं पर इनसफिशिएंट है, उस केस में हम किस तरीके से इसकी अकाउंटिंग करेंगे। लॉसेस में अगर आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड है कि पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज लेती है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। अगर ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं है तो हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि वो लॉस फेस कर रही है। पार्टनर्स को ये एप्रोप्रिएशंस तभी दी जाती हैं अगर वो प्रॉफिट्स होते हैं, प्रॉफिट को ही हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉसेस को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। बट अगर क्वेश्चन में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज ले रहे हैं, तो वो हम ऑलरेडी पहले ही इनको एप्रोप्रिएट करने से पहले पीएनएल में इसको डेबिट करेंगे। अगर कुछ नहीं दे रखा है तो हम कुछ भी प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड ही नहीं करेंगे। बट इन द केस आपके पास प्रॉफिट्स तो हैं पर इनसफिशिएंट है, उतने नहीं है जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उस केस में क्या करेंगे, आप जितना जितना इन्होंने कैपिटल लगाया उस रेशियो में क्या करेंगे, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 3,000 है, बी का जो है वो 2,000 है, प्रॉफिट कितना दे रखा है सिर्फ 2,500। क्या हम बी को सारा दे दे और ए को 500 दे दे, या ए को सारा दे देते हैं, इस तरीके से करेंगे? नो, यहाँ पर पार्टनरशिप बताता है, पार्टनरशिप एक्ट बताता है कि आप क्या करेंगे, उनका कैपिटल के अकॉर्डिंग उस रेशियो में उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा इन द केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। ठीक है, इनका रेशियो क्या आएगा, 2 लाख और 1,40,000 का 10:7, तो प्रॉफिट का 10 डिवाइड बाय 17, 1471 ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, और 7 डिवाइड बाय 17 2,500 बी 1029, इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। ठीक है, देन सैलरी टू पार्टनर प्रोविजन डीड के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ स्पेसिफाई नहीं है कि तो कोई सैलरी रेन्यूमरेशन को नहीं दी जाएगी। ठीक है,
सिंपल एक एग्जांपल है, हमारे साथ A, B एंड C ये पार्टनर्स है, इनको अग्री किया गया है कि वो सैलरी एग्रीमेंट में दे रखा है कि A को 3000 पर मंथ दी जाएगी, B को हाफ ईयरली दी जाएगी 6000 और C को 10,000 ईयरली दी जाएगी। सिंपल है, A को मंथली मिलेगा तो 3000 इंटू 12 36,000, B को हाफ ईयरली मिल रहा है तो 6,000 इंटू 2 12,000 और C को ईयरली मिल रहा है 10,000। ये सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। लॉस के केस में वही आप देखेंगे, अगर वो चार्ज है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे रखा है कि सैलरी इज अ चार्ज, तो आप पे करोगे, प्रोवाइड करोगे, नहीं दे रखा कुछ भी तो सैलरी नहीं दोगे। कमीशन टू पार्टनर्स, कमीशन टर्नओवर, जितना वो पार्टनर सेल करवा रहा है उसके बेसिस पे भी हो सकता है, तो आप सेल्स के बेसिस पे दे देंगे जो परसेंटेज दे रखा होगा। अगर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट है, इसमें भी देखेंगे कि प्रॉफिट हमारे पास कौन सा है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। बिफोर चार्जिंग है तो सिंपल जो भी रेट ऑफ कमीशन है उसको नेट प्रॉफिट पे लगा देंगे, आपका निकल जाएगा कमीशन टू पार्टनर्स। अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन है मतलब वो नेट प्रॉफिट में हमें कमीशन ऑलरेडी इंक्लूड है, ठीक है, मतलब हमने ऑलरेडी कमीशन को माइनस कर रखा है, तो उस केस में कमीशन कितना निकालेंगे, रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय रेट ऑफ 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, तो आपका निकल जाएगा कमीशन टू पार्टनर्स इन केस आफ्टर वी हैव प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सो अब मुझे बताइए ये सॉल्व करके, एज कमीशन इज टू बी कंप्यूटेड एट 10% ऑन प्रॉफिट। केस 1 है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। आप बताइए प्रॉफिट्स आपको 100 दे रखे हैं और ये 1 लाख दे रखा है और ये 1 लाख कौन सा प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो यहाँ पर कमीशन, एक ही कमीशन कितनी आएगी, 10,000। ओके। और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन के केस में 9091। करेक्ट, ठीक है, 9090। देन हमारा कंसेप्ट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इस पे भी डिफरेंट केसेस हम देखेंगे कि अगर फर्स्ट केस है कि ड्राइंग्स जो है, जैसे ड्राइंग्स क्या होती है कि अब पार्टनर उसको शेयर तो मिल रहा है, किसी को सैलरी मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, किसी को कमीशन मिल रहा है, ये सब चीजें तो मिल रही है, बट उसको मिड ऑफ द ईयर है, किस ईयर में उसको कुछ विड्रॉ करने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि उसका ही बिजनेस है, उसको विड्रॉल जो भी, अगर आप पर्सनल ऑफिशियल पर्पस के लिए नहीं आप विड्रॉ कर रहे कैश या मनी, आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए कर रहे हैं, अदर देन ऑफिशियल कर रहे हैं विड्रॉ मनी का, तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स, चाहे प्रोप्राइटर कर रहे हो या पार्टनर कर रहा हो। तो यहाँ पर अगर आप जो पार्टनर्स हैं वो इक्वल अमाउंट ड्रॉ कर रहे हैं इक्वल इंटरवल, मतलब हर मंथली 10,000 वो विड्रॉ कर रहे हैं, हर हाफ ईयरली वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम जैसे देखते हैं, ए है वो 10,000 पर मंथ, हर मंथ 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मंथ के बिगिनिंग में ही क्या करता है 10,000 विड्रॉ कर लेता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसने जितना टाइम, मतलब इसने पूरा विड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो जितने टाइम के लिए इसने पैसा यूटिलाइज किया पूरे साल में, उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनरशिप को। तो यहाँ पर किस तरीके से हम निकालेंगे, टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हुई है, उसने पर मंथ किया तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हो जाएगी 10,000 इंटू 12, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, फिर हम देखते हैं एक तो फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग हर मंथ कर रहा है तो पहली ड्राइंग इसकी अप्रैल में होगी, 1 अप्रैल को होगी, ठीक है, तो फर्स्ट ड्राइंग मतलब 1 अप्रैल को, और ईयर एंड, इसमें और ईयर एंड में कितने मंथ्स का डिफरेंस है, कितने मंथ्स का डिफरेंस है जब हमने फर्स्ट ड्राइंग की है और ये 31 मार्च में, फर्स्ट अप्रैल को मैंने 10,000 विड्रॉ किए हैं और 31 मार्च तक कितना टाइम इंटरवल है दोनों के बीच में, कितने मंथ्स हैं 12 months। 12 मंथ्स। तो ये F1 होता है टाइम इंटरवल बिटवीन फर्स्ट ड्राइंग एंड ईयर एंड, ईयर एंड से हम देखते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी लास्ट ड्राइंग है, लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, सेकंड हुई होगी 1 मई को,
थर्ड हुई होगी 1 जून को, फोर्थ हुई होगी 1 जुलाई को, देन 1 अगस्त, देन 1 सितंबर, देन अक्टूबर, देन नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, और लास्ट वाली कब हुई होगी? 1 मार्च को। तो लास्ट ड्राइंग के और ईयर एंड में कितना टाइम इंटरवल है? व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन लास्ट ड्राइंग एंड ईयर एंड? 30 days। यस, 1 मंथ। ठीक है, हम यहाँ पर अगर ऊपर भी मंथली हमने कैलकुलेट किया तो हम सेकंड के लिए भी मंथ वाइज लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 मंथ। ठीक है, तो हमारा अगर हमें 12% इंटरेस्ट दे रखा है तो हमारा क्या निकलेगा? 12,000, 1,20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। F1 के टाइम इंटरवल बिटवीन फर्स्ट ड्राइंग एंड ईयर एंड, दैट इज 12 months, प्लस F2 टाइम इंटरवल बिटवीन लास्ट ड्राइंग एंड ईयर एंड, दैट इज 1 month, डिवाइड बाय 2 एंड डिवाइड बाय। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा 7,800। ठीक है, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा एट दी एंड, मतलब आपने यहाँ क्या था? बिगिनिंग ऑफ द मंथ। अगर एंड ऑफ द मंथ में होगा तब क्या करेंगे? आप वही इंटरवल देखेंगे कि आप फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट जो ईयर एंड है उसके बीच में क्या टाइम इंटरवल है, और लास्ट ड्राइंग एंड उसमें कितना है। तो एंड ऑफ दी अगर देखें तो एक बार मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। एंड ऑफ द मंथ के केस में हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च को फिनिश होता है। तो एंड ऑफ द मंथ में मतलब आपने कब की होगी फर्स्ट ड्राइंग? कोई बता सकता है? मिस्टर ए इज विथड्रॉइंग मनी फॉर पर्सनल यूज एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो फर्स्ट ड्राइंग कब हुआ होगा उस केस में? 30 अप्रैल। 30 अप्रैल। एंड 30 अप्रैल एंड ईयर एंड में कितना टाइम इंटरवल है? 11 months। यस। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बस ये मंथ्स की कैलकुलेशन ही देखना है। F1 होता है टाइम इंटरवल बिटवीन फर्स्ट ड्राइंग एंड ईयर एंड, F2 होता है लास्ट ड्राइंग एंड ईयर एंड। तो ये लास्ट ड्राइंग कब होगी? 31 मार्च को ही हो जाएगी, तो ये तो 0 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ये था मंथली। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि मिस्टर सी है वो हाफ ईयरली विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो वही आप टाइम लाइन प्रिपेयर करेंगे हर इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग्स के लिए, इंटरेस्ट इन कैपिटल के लिए, जहां पर आपको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग निकालना होता है। आप क्या करोगे? एक टाइम लाइन बना लोगे। ठीक है, उसमें आप स्टार्टिंग लिख लोगे, एंड लिख लोगे। अब वो बोल रहे हैं कि हाफ ईयरली कर रहे हैं, हाफ ईयरली मतलब 6, तो हाफ ईयरली यहाँ क्या हो जाएगा? सितंबर। सितंबर। ठीक है, सो आप मुझे बताइए, अगर इन द बिगिनिंग विड्रॉ कर रहे हैं तो इस वो जो फर्स्ट हाफ ईयर है उसमें इन्होंने कब विड्रॉ किया होगा? फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। 1 अप्रैल। 1 अप्रैल में किया होगा। ठीक है, तो 1 अप्रैल में किया है तो फर्स्ट ड्राइंग इसकी अप्रैल में हो गया, तो इन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल कितना आ जाएगा? 12 months। बिल्कुल। देन सेकेंड हाफ ईयर में इन्होंने कब किया होगा? अक्टूबर में। ठीक है, तो अक्टूबर से लेकर 31 मार्च, तो कितने मंथ्स रह जाएंगे? 6 मंथ्स। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था। अगर आप मुझे बताइए
1 second. अब आप मुझे बताइए, अगर वो हाफ ईयर के मिड में 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर, इसका मिड क्या होगा? जून। जून, ठीक है। तो जून में आप क्या करोगे? जून में आप विड्रॉ करोगे, तो जून से लेकर 31 मार्च तक कितने का डिफरेंस, कितना टाइम इंटरवल है आपका? 9 months। 9 months, ठीक है। नेक्स्ट हाफ ईयर में कब क्या होगा आपने? दिसंबर। 1 दिसंबर को, ठीक है। तो दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक, ईयर एंड तक आपका कितना टाइम इंटरवल है? 3 months। 3 months, बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। एट द एंड आप, एट द एंड देखिए, अगर आप बताइए एट द एंड में फर्स्ट ईयर का जो हाफ ईयर है उसका एंड क्या आएगा? 30 सितंबर। तो इनके बीच में तो 6 मंथ्स का डिफरेंस है। और यहाँ पर सेकेंड हाफ ईयर में जब हम एंड ऑफ द एट द एंड ऑफ द हाफ ईयर कर रहे हैं तो यहाँ पर 0 पीरियड आ जाएगा, ठीक है। ये सारे वही केसेस हैं। क्वार्टरली दे रखा होगा, क्वार्टर्स के बारे में आपको नॉलेज है? हम पूरे ईयर को 3 मंथ्स में डिवाइड कर देते हैं। क्वार्टर फर्स्ट होता है हमारा अप्रैल मई जून, क्वार्टर 2 होता है जुलाई अगस्त सितंबर, क्वार्टर 3 होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एंड क्वार्टर 4 होता है जनवरी फरवरी एंड मार्च। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा हो कि पार्टनर जो है वो क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है, तो आप क्वार्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सिंपल है। ये आप क्वार्टर 1 रखेंगे, अप्रैल मई जून, फिर आप रखेंगे जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त देन सितंबर, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, देन जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। अगर आपको बोल रहा है कि बिगनिंग में किया है, तो क्वार्टर का बिगनिंग अप्रैल 31 मार्च, ठीक है। और लास्ट इन्होंने कब किया होगा? इसमें जनवरी में किया होगा, 3 मंथ्स। एंड में किया है, इसका जो एंड होगा वो 30 जून होगा, 1 जुलाई टू लास्ट, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ्स। और यहाँ पर हो जाएगा 1 अक्टूबर, दैट इज 6 मंथ्स, ठीक है। मिड में किया हो तो यहाँ पर 11 मंथ्स आ जाएगा और यहाँ पर 1 मंथ आ जाएगा, ठीक है। क्वार्टर के केस में आपको ये इन्फॉर्मेशन याद रखना है कि क्वार्टर होते क्या है, क्वार्टर 1 क्या होता है, क्वार्टर 2 क्या होता है, क्वार्टर 3 क्या होता है, क्वार्टर 4 होता है, ठीक है। टाइमलाइन बनाएंगे तो आपकी मिस्टेक कभी भी नहीं होगी। मैंने आपको बताया था ड्राइंग्स कैपिटल में से भी हो सकता है, ठीक है। जो भी हम डिस्कस कर रहे थे आउट ऑफ प्रॉफिट्स था, अगर कैपिटल से ड्राइंग्स कर रहे हैं तो जो भी कैपिटल है उसको रिड्यूस कर देंगे जितना आपने ड्राइंग्स किया, तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल इतनी आ जाएगी। जैसे 10 लाख आपकी ओपनिंग कैपिटल था और आप जो 2 लाख से आपने कैपिटल में से विड्रॉ किया, अपनी ड्राइंग्स की हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस आपका आ जाएगा 8 लाख, ठीक है। अगर आपको ड्राइंग्स की डेट्स नहीं दे रखी, सिंपल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि XY ने इतना ड्राइंग्स किया, इंटरेस्ट 10% पर मंथ है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? एवरेज ले लोगे 6 मंथ्स का, ठीक है। उसके बाद हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? जब वो P&L स्टेटमेंट से प्रॉफिट आता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसमें कुछ तो हम क्या कर देते थे, हम जनरल रिजर्व में डाल देते थे और बाकी हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L है, उसमें से जितना भी प्रॉफिट्स आया हमने उसको क्या कर दिया, पहले P&L एप्रोप्रिएशन में ले आए, ठीक है। सबसे पहले जब P&L एप्रोप्रिएशन में लेके आएंगे तो P&L डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
फिर हम इसमें से कुछ रिजर्व्स में डालते हैं, तो P&L ऑपरेशन डेबिट टू रिजर्व्स अकाउंट। उसके बाद हम एप्रोप्रिएशन करना शुरू कर देते हैं। पहले उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और ये इफेक्ट किसको दिया जा रहा है? ये पहले तो P&L एप्रोप्रिएशन इन्होंने खर्चा बुक कर लिया कि ये एप्रोप्रिएट कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे टोटल, ठीक है। और पार्टनर्स के कैपिटल क्या हो जाएगी, यहाँ पर बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए पार्टनर्स को क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। ये कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट जाएगा। सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बढ़ गया तो इनको क्रेडिट कर देंगे। कमीशन दे रहे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनरशिप कमीशन, और पार्टनरशिप कमीशन हम उनके पर्टिकुलर उनके इंडिविजुअल अकाउंट्स में क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उनसे ले रहे हैं, तो ये उसके लिए इनकम है, तो पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उनकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे, हम उनकी कैपिटल रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। शेयर इन प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, जो भी बैलेंस आता है उसको हम उनका PSR जो गिवन है उसमें हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू PSR, और उससे उनका कैपिटल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जितना हमने नेट प्रॉफिट P&L से ट्रांसफर किया है आफ्टर चार्ज इंटरेस्ट एंड लोन रेंट, इसको डेबिट करने के बाद, उसके बाद कुछ हमने रिजर्व में डाल दिया, उसको डेबिट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, उसको डेबिट कर दिया, सैलरी दिया, डेबिट कर दिया, कमीशन दिया, डेबिट कर दिया, इनसे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया, क्रेडिट किया, ठीक है। एंड शेयर इन प्रॉफिट्स। अगर हम फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर जहां पर हमने पार्टनर का नाम, जो ये A और B है ना, यहाँ पर A कैपिटल आएगा, तो यहाँ पर A कैपिटल की जगह हम A करेंट अकाउंट यूज करें, ठीक है। उसके बाद आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अगर ये फ्लक्चुएटिंग है तो सारी ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। इनका जो ओपनिंग बैलेंसेस आ रहा है वो लेंगे, अगर उन्होंने कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बाय बैंक। P&L एप्रोप्रिएशन से जितनी भी एप्रोप्रिएशन है वो यहाँ डाल देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर इन प्रॉफिट, कितना इन्होंने ड्राइंग्स किया उसको हम उससे हम उनकी कैपिटल रिड्यूस कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इनसे हमें कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें मिली है, मतलब इनकी कैपिटल रिड्यूस हो रही है, तो वो यहाँ पर डिस्क्लोज करेंगे। यहाँ हमारा आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। एक एग्जांपल है, यहाँ पर हम दोनों चीजें डिस्कस कर लेंगे इस एग्जांपल के थ्रू। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तब क्या जर्नल एंट्रीज होंगे, कैपिटल फिक्स्ड है तब क्या जर्नल एंट्रीज होंगे। A और B पार्टनर्स है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 फर्म ने अर्न किया प्रॉफिट 3 लाख, आउट ऑफ विच 10% इज ट्रांसफर टू रिजर्व्स। तो ये जो 3 लाख है अर्न किया, इसको हम पहले क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में डालेंगे, और उसमें से 10% दैट इज 30,000 हम रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। सैलरी A को दिया जा रहा है 5,000 पर मंथ और B को दिया जा रहा है 3,000 पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ड्यू किया है, A को 5,000, B को 3,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगेंस्ट A 1 लाख उनको उनसे रिसीव हो रही है, B से 24,000। आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और जर्नल एंट्रीज पास करनी है। इन केस आपका पार्टनर्स कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएटिंग है, तो उस केस में सभी एंट्रीज मोस्टली सेम होंगी, बस जहां पर आपका जो कैपिटल फिक्स के केस में, फ्लक्चुएटिंग में यहाँ पर जहां पर हम एस कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिस्क्लोज कर रहे हैं, उसकी जगह करंट अकाउंट आएगा, ठीक है। तो हम एक ही केस देख लेते हैं। सबसे पहले हमने P&L बैलेंस ट्रांसफर किया था 3 लाख, P&L क्लोज टू P&L एप्रोप्रिएशन 3 लाख। रिजर्व ट्रांसफर किया था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू रिजर्व 30,000। सैलरी पे की थी P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर सैलरी 96,000 पर मंथ दे रखी थी, 12 मंथ से हम कर देंगे। और ये सैलरी हमने कहाँ पर जाके क्रेडिट कर दिया, एस के कैपिटल अकाउंट में। अगर हमारा फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल की जगह हम क्या यूज करेंगे, करंट अकाउंट, क्योंकि जितनी भी एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड होती हैं वो हम करंट अकाउंट में डिस्क्लोज करते हैं। कमीशन में भी P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कमीशन, देन पार्टनर्स कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, fluctuating capital, and in case of fixed capital, partners commission account to A's current account. Then interest on capital, okay, same है,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, शेयर इन प्रॉफिट। शेयर इन प्रॉफिट आप निकालेंगे पूरा P&L एप्रोप्रिएशन जब बन जाएगा, तो ये जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है वो हमारा प्रॉफिट आता है कि कितना, जितना हमारे पास प्रॉफिट था उसमें से हमने रिजर्व में डाल दिया, पार्टनर्स को एप्रोप्रिएशन दे दिया, अब उनका शेयर कितना बचता है प्रॉफिट में, तो जो भी शेयर बचेगा उसको हम PSR में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर आपका फिक्स्ड है तो दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, अब ये केस आता है जहां पर आपकी एप्रोप्रिएशंस अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा है, उस केस में क्या आप सारी एप्रोप्रिएशन देंगे या कुछ सैलरी देंगे, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? उस केस में जहां पर एप्रोप्रिएशन ज्यादा होती है आपके प्रॉफिट से, उस केस में क्या करते हैं आप, सबसे पहले एप्रोप्रिएशंस का टोटल ले लेते हैं और उसी रेशो में, उनके एप्रोप्रिएशंस के रेशो में ही क्या करते हैं, जो भी अवेलेबल प्रॉफिट होता है उसको एप्रोप्रिएट कर देते हैं उनके अकाउंट में। जैसे यहाँ पर इनको सैलरी मिल रही है ए और बी को 2 लाख और ये बी को 4 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 20,000 एंड इनको मिल रहा है 40,000, तो टोटल ए का आ रहा है 2,20,000 और बी का आ रहा है 4,40,000। यहाँ पर इनके पास प्रॉफिट सिर्फ 2,70,000 है, तो इसमें यहाँ 1:2 में क्या करेंगे, ए और बी की एप्रोप्रिएशन उनको दे देंगे। 2,70,000 1 डिवाइड विद 1:3 एंड 2,70,000 2/3। ये एक एग्जाम्पल है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। किसी को कोई डाउट है? Anyone having any doubt? जो भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, और आप बता भी सकते हैं आपको आज का सेशन कैसा लगा, कैसी रही रिवीजन। Am I audible to all? Yes, ma'am. So I hope आपको और क्लैरिटी आई होगी जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए।